स्वागत है आप सभी का बजिंग न्यूज में। एक नजर डाल लेते हैं बाजार के ताजा हाल पर। इस वक्त अगर निफ्टी के करंट लेवल्स को देखें तो 7900 पर एग्जैक्टली अभी हम ट्रेड कर रहे हैं। दिन के निचले स्तरों पर ही 80 पॉइंट्स की वीकनेस के साथ। सेंसेक्स में भी अगर देखें तो करीब 300 अंकों की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। 25,787 के लेवल पर अभी यहां पर कामकाज होते हुए नजर आ रहा है। मिड कैप इंडेक्स में पार्टिसिपेशन खास नहीं आ रहा और यहां पर भी 60 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। साथ ही स्मॉल कैप इंडेक्स में भी रिफ्लेक्शन वीक ही देखने को मिल रहा है। 60 अंकों की गिरावट के साथ दिन के निचले स्तरों पर स्मॉल कैप इंडेक्स भी कामकाज करते हुए नजर आ रहा है। ये निफ्टी बैंक है आपकी स्क्रीन पर 80 अंकों की गिरावट के साथ। ऑटो इंडेक्स में भी आज काफी दबाव देखने को मिल रहा है। 200 अंकों की गिरावट के साथ यहां पर कामकाज होते हुए नजर आ रहा है। रियल्टी इंडेक्स एकमात्र ऐसा इंडेक्स है जहां पर हरे निशान में कामकाज हो रहा है और 40 अंकों की बढ़त यहां पर देखने को मिल रही है। आईटी इंडेक्स में आज वीकनेस है। कैपिटल गुड्स और एफएमसीजी सेक्टर में भी आज पार्टिसिपेशन नहीं आ रहा है, लेकिन कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस फ्लैटिश टू पॉजिटिव टोन के साथ कामकाज करते हुए नजर आ रहा है। लेकिन ये भी देख लेते हैं कुछ ऐसे शेयर्स और सेक्टर्स जहां पर अभी बजिंग एक्शन देखने को मिल रहा है। रजत अब हमारे साथ न्यूज रूम से मौजूद है। बताइए रजत, इस वक्त कौन सा एक्शन देखने को मिल रहा है, कौन कौन से शेयर्स हैं जो कि बजिंग है? बिल्कुल, मैं न्यूज़ फ्लो बता दूं। एक तो गति पे था आज कि इनफैक्ट क्लेम सेटलमेंट हुआ है, डिस्प्यूट सेटलमेंट एयर इंडिया के साथ, और एयर इंडिया से रकम मिली है 22.5 करोड़ की, जो स्टॉक प्राइस पर रिफ्लेक्ट कर रही है। अच्छी खासी रकम कंपनी को मिलती हुई नजर आई। एयर इंडिया से 22.5 करोड़ रुपए कंपनी को मिले हैं एज क्लेम सेटलमेंट। इसके अलावा राजेश एक्सपोर्ट्स, एक और स्टॉक जो सुर्खियों में था, सिंगापुर से 780 करोड़ का ऑर्डर मिला है, और जो ऑर्डर है ये जुलाई तक पूरे होने की पूरी उम्मीद है। राजेश एक्सपोर्ट्स का एक कहना है ये एक सिग्निफिकेंट असर डाल सकता है यहाँ पर बॉटम लाइन पे। इसके अलावा आज जो सबसे बड़ी खबर यही थी कि एचसीएल टेक्नोलॉजीज के नतीजे ने थोड़ा निराश कर दिया। उसके बाद सेकंड बिगेस्ट लूजर है आज इंडेक्स का, और लगातार दबाव इस पे देखने को मिल रहा है। मुनाफा 19-20 करोड़ से बढ़कर 19-26 करोड़ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। क्वार्टर बेसिस पे 2000 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा कंपनी पोस्ट करेगी। पोस्ट किया 19-26 करोड़ का। इनफैक्ट एबिट मार्जिन जो थे 21.5% से बढ़कर 22.2% होते हुए नजर आए क्वार्टर बेसिस पे, ये भी अनुमान से कम थे। हालांकि एट्रिशन रेट जो है 16.7% से बढ़कर 17.3% क्वार्टर बेसिस पर है, तो एट्रिशन फ्रंट पे भी कहीं ना कहीं इजाफा होता हुआ नजर आया। नतीजे वीक थे, उसका असर आज स्टॉक प्राइस पे साफ तौर पर रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आया। 6 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड कंपनी ने दिया है। जुबिलेंट फूड्स सबसे ज्यादा टूटने वाला स्टॉक है इस समय डेरिवेटिव मार्केट पे। लगातार ब्लॉक डील्स हुई हैं आज के सत्र में। 3.5% इक्विटी का सौदा, कुल इक्विटी का 3.5% हिस्से का सौदा आज ही होता हुआ नजर आया, और सिग्निफिकेंट एक डाउन साइड ओपन हो गई। 7% के आसपास का क्रैक स्टॉक पे देखने को मिला। जीडीएल, एक और स्टॉक नतीजों के बाद जो टूटता हुआ नजर आया, 46% मुनाफा घटा है, 26.47 करोड़ यहाँ पर रहा है, और ये कहीं ना कहीं एक ड्रैग है जीडीएल के लिए। तो फिलहाल ये कुछ काउंटर्स जहाँ पर आज न्यूज़ फ्लो का इंपैक्ट आता हुआ नजर आया। एब्सोल्युटली, शुक्रिया रजत इस पूरे एक्शन सम अप के लिए। और अब ये देख लेते हैं कि वायदा बाजार से क्या कुछ इंडिकेशंस देखने को मिल रहे हैं। बाजार इस वक्त निचले स्तरों पर ही कामकाज कर रहा है और वायदा एक्सपायरी भी है आज। वीरेंद्र अब हमारे साथ जुड़े हैं इस पूरी खबर को लेकर। वीरेंद्र, ये बताइए कि अप्रैल सीरीज किस तरीके की रही है, कौन कौन से ऐसे शेयर रहे हैं जो कि स्टार प्राइस परफॉर्मेंस रहा है? जी हाँ, देखिए साक्षी, अगर आप देखें इस सीरीज में अब तक की परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार है। अगर आप इंडस्ट्रीज को देखें, बेंचमार्क इंडस्ट्रीज को, निफ्टी लगभग 2%, अप्रॉक्सीमेटली 2% सेंसेक्स, और निफ्टी बैंक, हालांकि अगर आप देखें जो इस सीरीज के अंतिम एक हफ्ते में जो मूव मिला, उसके चलते आप ये कह सकते हैं कि निफ्टी बैंक ने आउट परफॉर्म किया इस सीरीज को। हालांकि आखिरी सेशन में थोड़ी टर्बुलेंस है, लेकिन नो डाउट कि निफ्टी बैंक इस सीरीज का स्टार प्राइस परफॉर्मर रहा। लेकिन एग्जैक्टली ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए, या फिर वो व्यूअर्स जिनके आज जो स्टॉक्स हैं या फिर जो इंडिसेस हैं या फिर फ्यूचर ट्रेड से एक्सपायर होने हैं, आइए देखते हैं एग्जैक्टली पोल क्या कहता है जी बिजनेस का कि एग्जैक्टली हम किस जोन में क्लोज होंगे आज। 7800 से 7870 जिसकी पॉसिबिलिटी अब शायद ना के बराबर लग रही है साक्षी, वो करीब 20% लोग कहते हैं कि वहां पे एग्जैक्टली हम क्लोज होंगे। लगभग 7870 से लेकर 7940 इस जोन में लगभग 35% लोग कहते हैं कि हम क्लोज हो सकते हैं। और जो मैंडेट था, हालांकि मैंडेट पहले 7940 से लेकर 8040 के बीच में था, लेकिन आज जो ग्लोबल इंडस्ट्रीज में सेल ऑफ है, स्पेशली अगर आप देखें रेस्ट ऑफ एशिया में, उसके चलते इस बात की पॉसिबिलिटी काफ़ी कम लग रही है। क्या पता, शायद अगर आप देखें लेटर हाफ में एक शॉर्ट कवरिंग आया, हम इस जोन में एंटर कर पाए, लेकिन ज़्यादा चांसेस अब 35% कॉम्बिनेशन के हैं 7870, 7940 के बीच में। इस सीरीज के कुछ स्टार प्राइस परफॉर्मेंस, अगर शानदार प्राइस परफॉर्मेंस वाले कुछ काउंटर्स को देखें साक्षी, M&M फाइनेंशियल सर्विसेज, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, HDIL, बायोकॉन, सेंचुरी टेक्सटाइल्स और रिलायंस कम्युनिकेशन, ये कुछ स्टॉक्स थे जिनमें इस बार हमने काफ़ी स्ट्रांग मूव देखा। बायस काफ़ी पॉजिटिव था। और अगर आप कुछ स्टॉक्स को देखें जहां पे काफ़ी खराब प्राइस परफॉर्मेंस रही, NHPC, BEML, हेक्सावेयर, MRF, भारत फौज, IRB इंफ्रा, इस सीरीज में ये बिल्कुल भी डिलीवर नहीं कर पाए साक्षी। एब्सोल्युटली। वीरेंद्र, आपने जिस तरीके से बताया कि अप्रैल में निफ्टी बैंक आउट परफॉर्म करते हुए नजर आया है, लेकिन अब अगली सीरीज के लिए निफ्टी पर क्या कुछ आउटलुक देखने को मिल रहा है?
देखिए साक्षी, अगर आप देखें, आई मीन दो चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। एफआईज का पार्टिसिपेशन अभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नोट पे है, तो हम एक ही सेशन की इस टर्बुलेंस के बीच में किसी सीरीज को नेगेटिव आउटलुक फ्रेम कर लें, अच्छी बात नहीं होगी। ठीक है, आज टर्बुलेंस है, लेकिन मोटे तौर पे जो ऑप्शन स्टैटिस्टिक्स कहते हैं साक्षी, उसके मुताबिक अगर आप मई की सीरीज को देखें और वहाँ पे आउटस्टैंडिंग वाइज को देखें, यानी जो खुले ओपन इंटरेस्ट खड़े हुए हैं, तो 7800 की पुट और 8200 की कॉल में 25-25 लाख एज पर द यस्टरडे समरी ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। तो मोटे तौर पे ये मई की सीरीज, ये अगर आप देखें, दो बड़े आंकड़ों के बीच में घूमेगी, लेकिन क्योंकि आज हम डिसाइसिवली 8000 को पार नहीं कर पाए हैं और उसके पहले बैकफुट पे आके खड़े हो गए हैं, आई थिंक 8000 पे साक्षी आज काफ़ी कॉल राइटिंग हुई है, और उस 8000 की कॉल राइटिंग को देखते हुए लगता है कि शायद अगले 1-2 सेशन हम 8000 के पास टर्बुलेंस फील करेंगे। लेकिन कुछ ट्रेड्स भी हैं, आई थिंक वो ट्रेड्स डिस्कस कर लेते हैं साक्षी। आज अनाराठी सिक्योरिटीज मानते हैं कि आपको केपीआईटी टेक्नोलॉजीज विद इन मिड कैप आईटी स्पेस आपको बाय करके चलना चाहिए। 168 टारगेट हो सकता है, 155 स्टॉप लॉस रखिए, और एक एपिक रिसर्च की शॉर्ट कॉल आई है साक्षी, और ये है बीएचईएल पर विद पॉसिबल टारगेट ऑफ 111 इन द डाउन साइड, और 120 का आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस लेके चलना है। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र इस पूरे एफएनओ एक्शन को सम अप करने के लिए। जो दो पिक्स आपको बताई गई है, एपिक रिसर्च की तरफ से बीएचईएल पर आप को सेल कॉल दी गई है, टारगेट आपको रखना है 111 का, और दूसरी कॉल जो आपको बताई गई है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज में आप खरीदारी करके चल सकते हैं 168 का टारगेट, और स्टॉप लॉस आपको लगाना है 155 का। इस बीच एक खबर पर नजर डालते हैं। एमईपी इंफ्रा और सैनजोज इंडिया के जॉइंट वेंचर को मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की तरफ से एक बड़ा ऑर्डर मिला है, 826 करोड़ का यहाँ पर ऑर्डर मिला है, और इस ऑर्डर की बारीकियों को समझने के लिए अब हमारे साथ मैनेजमेंट भी जुड़े हैं। हमारे साथ मिस्टर जयंत डी महिस्कर है, जो कि वाइस चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एमईपी इंफ्रा के। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है मिस्टर महिस्कर आपका जी बिजनेस पर। शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो ऑर्डर है काफ़ी बड़ा साइज है, लेकिन क्योंकि ये जॉइंट वेंचर को मिला है, आपसे जानना चाहेंगे कितना स्टेक इस पूरे ही ऑर्डर में आपका है, और इसमें मार्जिन्स किस तरीके के आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? गुड आफ्टरनून। एमईपी इंफ्रास्ट्रक्चर और सैनोज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंस्ट्रक्शन कंपनी को ये जॉइंट वेंचर मिला है। इसमें एमईपी विल बी हैविंग अ शेयर होल्डिंग ऑफ 74% एंड सैनोजे वुड बी हैविंग अ शेयर होल्डिंग ऑफ 26%। ये टोटल ऑर्डर है 826 करोड़ का, जिसको अगले 30 मंथ्स में एग्जीक्यूट करना है। ये पर्टिकुलर ऑर्डर को ऐड करके ये कंसोर्शियम को आज की डेट में 2590 करोड़ का ऑर्डर ऑलरेडी अवार्ड हो चुका है। ऑलराइट, मिस्टर महिस्कर, ये भी जानना चाहेंगे कि करंटली आपकी ऑर्डर बुक क्या है, और FY17 में किस तरीके के ऑर्डर इनफ्लो की आप उम्मीद कर रहे हैं। साथ ही ये भी जानना चाहेंगे किसी पर्टिकुलर ऑर्डर के लिए आप L1 बिडर भी है? में कंसोर्शियम जेबी ने जो बिड्स की है वो 4 सबमिशन हुई थी, जिसके फाइनेंशियल ओपनिंग होके उसमें एलओए कंपनी को मिला है। टोटल ऑर्डर बुक 2600 करोड़ का है, जो अगले 30 मंथ्स में एग्जीक्यूट करना है। कंपनी ने ऑलरेडी 4 अदर हाइब्रिड एनर्जी प्रोजेक्ट्स में बिडिंग किया है, जिसका फाइनेंशियल ओपनिंग अभी आना बाकी है। उसके अलावा करीबन 6000 करोड़ के प्रोजेक्ट कंपनी अभी इवैल्यूएट कर रही है, जो अगले 2 या 3 महीने में बिडिंग होगा। जी मिस्टर महिस्कर, आखिरी सवाल होगा आपसे। Q4 के बारे में तो मैं आपसे स्पेसिफिकली बात नहीं करूंगी, लेकिन आगे जाते हुए FY17 के लिए आपकी ग्रोथ आउटलुक क्या है? किस तरीके के आप टॉप लाइन प्रॉफिट्स के लिए आपने इंटरनल ग्रोथ टारगेट्स रखे हैं? यूजुअली कंपनी गाइडेंस देती नहीं है, परंतु आज की डेट में जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर बुक अगर आप देखें तो करीबन ऑन द हाइब्रिड एन्युटी 2500 करोड़ का एग्जीक्यूशन अगले 30 मंथ्स में होगा, तथा जो टोल का ऑर्डर बुक है और ओएमपी का ऑर्डर बुक है उसमें करीबन 5 to 8% एडिशन होने की अपेक्षा की जा सकती है। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर महिस्कर हमारे साथ बातचीत करने के लिए, इस पूरी ऑर्डर की बारीकियों को भी समझाने के लिए। एक और खबर पर अब नजर डालते हैं। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो हाल में जो इक्विटास होल्डिंग की लिस्टिंग हुई थी, जबरदस्त लिस्टिंग यहाँ पर माइक्रो फाइनेंस में होती हुई नजर आई, और आज एक और आईपीओ इसी स्पेस में से खुला है, जो है उज्जीवन फाइनेंशियल का। इन दोनों में से कहाँ पर निवेश बेहतर रह सकता है, वो समझाने के लिए मेरे साथ अब 2 सहयोगी मौजूद भी हैं, सुमित और साथ ही साथ संदीप भी है। दोनों ही हमारे रिसर्च एक्सपर्ट्स हैं इन हाउस के। बताइए संदीप और सुमित, इस वक्त कहां पर निवेश की सलाह आप दे रहे हैं? एग्जिस्टिंग होल्डिंग में, जहां पर जबरदस्त परफॉर्मेंस हमने फर्स्ट डे देखी थी इक्विटास में, या फिर जो करंट होल्डिंग है, जो आईपीओ खुला है उज्जीवन फाइनेंशियल्स का? शुक्रिया साक्षी। देखिए, क्रेडिबिलिटी एक तो अपनी प्रूफ कर चुका है इक्विटास की अगर पर्टिकुलरली बात करें, हाँ, लेकिन वो जीवन के प्रोस्पेक्ट भी ऐसे साउंड दिखाई पड़ रहे हैं कि ज़्यादा अच्छी
अच्छी क्रेडिबिलिटी शायद गोइंग फॉरवर्ड इसकी भी देखने को मिले। लेकिन सबसे पहली चीज़, माइक्रो फाइनेंस मार्केट में कंपनी एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है, 5-5.5% का मार्केट शेयर रखता है। दो जीवन के आगे इतना बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी एक अच्छा नाम, एक अच्छी बैट कंपनी की है। क्योंकि ये बड़ी कंपनी है, पहले से ऑपरेशनल है, इसलिए आप देखेंगे इसका साइज भी बड़ा है और जो मार्केट शेयर ये कमांड करती है वो भी 7 से 9.5% के आसपास का है, जो कि इंडस्ट्री लीडर्स के बराबर कहना चाहिए। तो उसलिए ऐसे देखा जाए यहाँ पे कहीं ना कहीं एज नजर आता है। और उसके अलावा अगर आप देखें, चूंकि पहले से कारोबार कर रही है, बड़ा नेटवर्क है, इसलिए अगर आप आय में योगदान देखें माइक्रो फाइनेंस कारोबार का, वो भी 88% के आसपास का आता है, जो कि इक्विटास से कंपेयर करें तो बेटर नजर आ रहा है जी। लेकिन 53%, क्योंकि पिछले 2007 से लेकर अब तक कंपनी कामकाज कर रही है, तो इतना ज्यादा पुराना कामकाज नहीं है, लेकिन फिर भी लगभग बराबर मार्केट शेयर ही रखते, एक अच्छा इनकम के अंदर कंट्रीब्यूशन आता है। तो ये अपने आप में ही कंपनी की जिस तरह कामकाज की ग्रोथ है वो शो करता है। तो ये भी कंपनी के लिए इतना बड़ा सेटबैक एटलीस्ट नहीं है। हाँ, आरओई फ्रंट पर जरूर एक अपर एज है वो जीवन के पास, लेकिन कंपनी जिस तरह से कामकाज कर रही है, जिस तरह के ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में है, रेशियो जो है वो उतना ज्यादा डिफरेंशियल नहीं है। तो हो सकता है आगे चल के वो भी कैचअप करते हुए दिखाई पड़े। क्योंकि माइक्रो फाइनेंस में मार्जिन्स काफी ज्यादा रहते हैं और बड़ा आय का हिस्सा वहां से आता है, इसलिए कहीं ना कहीं वो जीवन इसमें भी आप देखेंगे तो बेटर प्लेस नजर आता है। इसके अलावा कुछ और अगर आप पैरामीटर्स की बात करें तो ब्रांच नेटवर्क में भी, क्योंकि ये कंपनी 10 साल से ऑपरेशनल है, 2005 से 24 राज्यों में इनके देखिए 470 के आसपास की ब्रांचेस था। तो उस लिहाज से देखा जाए डाइवर्सिफाइड और काफी बड़ा ब्रांच नेटवर्क है इसका इक्विटास के कंपेरिजन में। ब्रांच नेटवर्क यहां पर भी इतना वीक नहीं है, एटलीस्ट 300-400 के आसपास की ब्रांचेस हैं। अगर गोइंग फॉरवर्ड ऐसी ग्रोथ रहती है तो जरूर कंपनी ब्रांचेस का नेटवर्क जो है उसे मैचअप करने की कोशिश करेगी। ये एक थोड़ा कंसर्न जरूर है कि 60% जो कंपनी का कामकाज है वो तमिलनाडु से है। यहां पर एक अपर एज जो है वो जीवन को मिलता है। उनकी जो इनकम का सोर्स है वो अलग अलग राज्यों से और डाइवर्सिफाइड एक पोर्टफोलियो कह सकते हैं। बिल्कुल, और किसी भी राज्य से 20% ज्यादा की आय नहीं है, जो कि दर्शाता है कि जब ये बैंक बनेंगे, क्योंकि दोनों के पास स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस है, तो इनको डिपॉजिट गार्नर करने में कहीं ना कहीं एक एज मिलेगा इक्विटास के मुकाबले में। जी, टिकट साइज को लेकर हाँ, ये एक बात जरूर कह सकते हैं कि टिकट साइज 9,600 ये इक्विटास का है, लेकिन वो जीवन बड़े टिकट साइज पे डील करता है। कहीं ना कहीं बेनिफिट है तो कहीं ना कहीं फ्लॉ भी है कि आगे चल के अगर कोई भी सिचुएशन खराब होती है तो इनके ऊपर प्रोबेबिलिटी कम है, किसी भी रिस्क की इनके ऊपर ज्यादा दिखाई पड़ती है। लेकिन अभी भी क्योंकि कंपनी का साइज बड़ा है तो उनके टिकट साइज जाहिर सी बात है थोड़े बड़े ही रहने थे। बिल्कुल, यहाँ पे थोड़ा वर्कआउट करने की जरूरत है उज्जीवन को, जो कि थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत आ सकती है अगर आगे चलते अगर आप देखें। लेकिन एसेट क्वालिटी फ्रंट की बात करें, फिलहाल अगर आप देखें तो बहुत पीछे है इक्विटास इनके सामने। अगर आप देखें 0.15% की ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए तो ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है। तो उस लिहाज से देखा जाए एसेट क्वालिटी बेहद मजबूत नजर आ रही है। जी, लेकिन इसको आप साथ साथ भी देख सकते हैं कि इतने बड़े टिकट साइज के साथ इतने कम एनपीए, थोड़े छोटे टिकट साइज के बावजूद इतने बड़े एनपीए, तो ये बड़ा कंसर्न जरूर है दोनों के लिहाज से। अगर इक्विटास की बात करें तो उसके लिए बहुत बड़ा कंसर्न है ये। खैर, लेकिन वैल्यूएशन फ्रंट पर बहुत ज्यादा डिफरेंशियल नहीं है, मोर और लेस सेम वैल्यूएशन पे ही ये कंपनियां हैं। तो अब जिस तरह के सब्सक्रिप्शन फिगर देखने को मिले थे, करीब 17-17.5 गुना का सब्सक्राइब हुआ था, उसी आंकड़े को अगर देखें तो शायद उज्जीवन का आंकड़ा शायद उससे बेहतर आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। लेकिन सुमित, आप ध्यान रखिए, ये 1.8 टाइम्स का वैल्यूएशन तब का है जब ये लिस्टिंग हुई थी। उसके बाद से अगर आप देखिए करीब 30 रुपए के आसपास का जो एक अपसाइड है 110 रुपए के इशू प्राइस से ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। और सब्सक्रिप्शन फिगर्स की आप बात अब कर रहे थे, 17.25 गुना के आसपास के सब्सक्रिप्शन फिगर्स देखने को मिले थे। अगर उज्जीवन बेटर प्लेस्ड है, ज्यादा अच्छे क्रेडेंशियल्स है, ज्यादा अच्छे फंडामेंटल्स है, बड़ी कंपनी है, ज्यादा अच्छे मार्जिन है, तो जाहिर सी बात है ये देखना होगा कि किस तरह का रिस्पॉन्स इस कंपनी को देखने को मिलता है। क्योंकि इक्विटास में अगर आप देखिए बेहद शानदार रिस्पॉन्स देखने को मिला था। एब्सोल्युटली शानदार रिस्पॉन्स मिला था इक्विटास को, 17 टाइम्स ये सब्सक्राइब होते हुए भी नजर आया था। और अब ये देख लेते हैं कि ब्रोकरेज हाउसेस का क्या मानना है, उज्जीवन फाइनेंशियल पर आपको सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं। केआर चोक्सी का मानना है कि आप इसको सब्सक्राइब करके चल सकते हैं, यहाँ पर निवेश करना बेहतर होगा। साथ ही कुछ और ब्रोकरेज हाउसेस का देख लेते हैं किस तरीके से राय आई। यहाँ पर पीएल रिसर्च ने अपनी राय रखी है, उज्जीवन फाइनेंशियल पर आप सब्सक्राइब करके चल सकते हैं, ये भी इनका मानना है। साथ ही कुछ और एंटिक का अगर देखते हैं जो रिस्पांस आया, यहां पर भी उन्होंने सब्सक्रिप्शन की ही राय दी है उज्जीवन फाइनेंशियल को। अब तक 3 मेजर ब्रोकर्स ने यहां पर सब्सक्रिप्शन की राय दी है। और इसके अलावा जीपीएल कैपिटल का भी यही मानना है कि उज्जीवन फाइनेंशियल निवेश के लिए एक बेहतरीन पिक हो सकता है और आप यहां पर सब्सक्राइब करके चल सकते हैं। रिलायंस सिक्योरिटीज एक और बड़ा नाम जो कि ब्रोकरेज हाउस स्पेस में से है, यहां पर भी सब्सक्रिप्शन की ही राय वो देते हुए नजर आते हैं। शुक्रिया सुमित और संदीप इस पूरी ही अपडेट के लिए और दोनों के बीच में कंपैरिजन करने के लिए। अब देखना होगा कि उज्जीवन फाइनेंशियल का जो आईपीओ किस तरीके से सब्सक्राइब होते हुए नजर आता है और आगे जाते हुए लिस्टिंग किस तरीके की होती है, ये भी हमें देखना होगा। लेकिन एक और लिस्टिंग स्पेस की बात कर लेते हैं, स्टार्टअप स्पेस की। स्टार्टअप लिस्टिंग्स के लिए अब शर्तें आसान हो सकती हैं। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है उसके हिसाब से स्टार्टअप लिस्टिंग में कई तरह की रियायत दी जा सकती हैं।
सेबी की बोर्ड मीटिंग में नियमों पर बदलाव किया जा सकता है और अंतिम मुहर भी सेबी ही लगाएगा। किस तरीके की रियायतें संभव है, ये जान लेते हैं मेरे सहयोगी तरुण शर्मा से। बताइए तरुण। बिल्कुल साक्षी, मैं बताना चाहूँगा कि जो प्राइमरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी और एक्सचेंजेस ने सेबी को रिकमेंडेशन भेजी है और जो मेन 2 रिकमेंडेशन है जिसकी वजह से स्टार्टअप लिस्टिंग नहीं हो पा रही है वो है कि जो 25% का जो कैप है कि एक कंपनी में 25% से ऊपर की किसी की भी हिस्सेदारी नहीं हो सकती है। तो दोनों ही एडवाइजरी कमेटी और एक्सचेंजेस दोनों चाहते हैं कि इस कैप को या तो हटा दिया जाए या इसको मेन बोर्ड की तरह जहाँ पे जो कंपनीज हैं वो 75% तक की शेयर होल्डिंग रख सकती हैं, तो उस हिसाब से शेयर होल्डिंग को रखा जाए। तो ये एक मसला है जिस पे सेबी को विचार करना है। दूसरा है कि जो लॉट साइज है वो अभी 10 लाख है और जो ट्रेडिंग साइज है वो भी 10 लाख है, कि मतलब यदि आप आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं 10 लाख रुपए और यदि आपको आगे स्टार्टअप कंपनीज को यदि खरीदना है तो भी आपको 10 लाख रुपए के लॉट के साइज के हिसाब से ही खरीदना होगा। तो इसको आईपीओ साइज तो 10 लाख ही रखा जाए, लेकिन जो ट्रेडिंग लॉट है उसको 2 लाख या 5 लाख रुपए करने का प्रस्ताव प्राइमरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी और एक्सचेंजेस ने दिया है। इसमें जो साफ तौर से जो एक्सचेंजेस चाहते हैं कि यदि ऐसा होता है तो आगे लिक्विडिटी आसान हो पाएगी स्टार्टअप एक्सचेंजेस पे, क्योंकि ईसॉप जो कंपनीज के एम्प्लॉयज को मिलते हैं वो यहाँ पे आके आप ट्रेड कर सकते हैं। तो ये 2 जो चीजें हैं यदि वो हल हो जाती हैं तो स्टार्टअप जो लिस्टिंग स्टार्टअप एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे उस पर हम स्टार्टअप्स कंपनीज को आते हुए देखेंगे। और जो बोर्ड मीटिंग अभी अगले महीने होने वाली है सेबी की, उसमें इस मसले पे डिस्कशन किया जाएगा। हो सकता है कि इस पे मोहर भी लग जाए। एब्सोल्युटली, बहुत बहुत शुक्रिया तरुण इस पूरी अपडेट के लिए। तो देखना होगा इस स्पेस में किस तरीके की रियायतें मिल सकती हैं स्टार्टअप्स के लिस्टिंग स्पेस में। लेकिन आगे बढ़ेंगे और देख लेते हैं इस वक्त कौन से ऐसे शेयर्स हैं जो कि बजिंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं। आज सुबह से आपको रिकमेंडेशंस कुछ दी गई थी। स्मॉल कैप रिटर्न में आपको शेयर बताया गया था जीआईसी हाउसिंग का, 3% तक का रिटर्न इसने इंट्राडे में अभी तक दिया है। और साथ ही आपको एक और शेयर यहाँ पर जो रिकमेंड किया गया था उसके बारे में भी जान लेते हैं। जो और कुछ शेयर्स हैं, कुछ शेयर्स हमें आपको फास्ट मनी में भी बताए थे और वहां पर भी अच्छा रिटर्न हमने देखने को मिला था। और फास्ट मनी जो हमारा खास शो होता है सुबह 7:30 बजे होता है और उसके कई शेयर्स जो आपको रिकमेंड किए गए थे, इनफैक्ट इन सभी शेयर्स में जो आपकी पहली प्लेट में देख रहे हैं सभी ने अपना टारगेट अचीव कर लिया है। गति, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज, भारतीय एयरटेल, कंसाइन एरोलैक और एमईपी इंफ्रा जिसको आज एक बड़ा ऑर्डर भी मिला है। कुछ ही देर पहले मैनेजमेंट से भी हमने बातचीत की और काफी बड़ा बूस्ट इनको इस ऑर्डर की वजह से मिलते हुए नजर आ रहे हैं, टारगेट हिट होते हुए नजर आए हैं। पूर्वांकरा आप देख सकते हैं, सुजलॉन एनर्जी, इग्राशी मोटर्स, थालब्रोस ऑटो और एडीएफ फूड्स, इन सभी में भी जोरदार रुझान अभी भी देखने को मिल रहा है। और 2 में आप देख सकते हैं टारगेट हिट हुआ है और आखिरी के जो 3 शेयर्स हैं वहां पर बिग हिट हुआ है, यानी कि ये अपने टारगेट के करीब पहुंचते हुए नजर आ रहा है। इसके अलावा कुछ और शेयर्स की बात कर लेते हैं जहां पर अच्छा मूव देखने को मिल रहा है इस वक्त, लेकिन मार्केट्स में गिरावट बढ़ती हुई नजर आ रही है। दिन के निचले स्तरों पर मार्केट्स कामकाज करते हुए नजर आ रही है। 7883 पर अभी निफ्टी काम कर रहा है और जो प्रेशर बिल्टअप हो रहा है कहीं ना कहीं यूरोपियन इंडिसेस की तरफ से हो रहा है और खासतौर पर अगर देखा जाए डाउ फ्यूचर्स में भी 160 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से इंडियन डोमेस्टिक मार्केट्स पर भी दबाव बढ़ते हुए नजर आ रहा है। लेकिन बाजार के जानकारों का क्या मानना है वो भी देख लेते हैं। सुदीप बंदोपाध्याय का कहना है कि चुनिंदा एफएमसीजी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में कमाई के मौके हैं। इसके अलावा मनप्पुरम फाइनेंस और मुथूट में भी उन्होंने निवेश की सलाह दी है। एफएमसीजी क्षेत्र है उसमें मैरिको एक कंपनी है जहां पे पतंजलि का इंपैक्ट शायद सबसे कम लगा है और यहां पे हम निवेशकों को खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। आज के दिन में है रेपको फाइनेंस, अच्छा खासा काम कर रहे हैं, वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। कैनफिन होम दूसरा चॉइस है, यहाँ पे भी वैल्यूएशन के हिसाब से और ग्रोथ जो पोटेंशियल है, जो ग्रोथ पाइपलाइन है उसके हिसाब से ये स्टॉक भी अच्छा लग रहा है। एनबीएफसी क्षेत्र की ओवरऑल अगर बात करें तो कैपिटल फर्स्ट हमारा पहला चॉइस है। इसके अलावा गोल्ड लोन कंपनी जो मनप्पुरम फाइनेंस और मुथूट फाइनेंस है वहां पे भी हमारे ध्यान है। ऑलराइट, इसी के साथ वक्त तो चला है बजिंग न्यूज को यहीं समेटने का। मुझे दीजिए इजाजत।